दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा विपक्षी दलों की जो गठबंधन है इंडिया, जिसको उन्होंने इंडिया का नाम दिया हुआ है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में आयोजित की गई और 2 दिवसीय यह बैठक थी जो कल और आज 2 दिन के अंदर संपन्न हुई। आज जब बैठक संपन्न हुई उसके पश्चात तमाम विपक्षी दलों के नेता जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं उन्होंने एक साथ मंच साझा किया और प्रेस के सामने वह लोग आए। उन्होंने वहाँ पर सभी नेताओं ने वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी प्रेस के सामने और सभी ने एक सुर में कहा कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, जो इंडिया समूह है हमारा, वह 2024 में बीजेपी को हरा देगा। और वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी की बात की कि किस तरह से विपक्षी दलों ने एक स्वर में कुछ प्रस्ताव वहाँ पारित किए। कहा कि हम एक साथ मिलजुल कर देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर एक साथ मंच साझा करेंगे, संयुक्त रैली करेंगे और साथ ही जो कार्यक्रम हैं कि किन कार्यक्रमों के आधार पर वे आगे बढ़ेंगे उसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई है। साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 जनों की उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें प्रमुख दलों के नेता शामिल किए गए हैं। साथ ही जो मीडिया का प्रभार है, मीडिया को लेकर भी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो मीडिया से संबंधित विषयों को देखेगी। तो इस तरह की उन्होंने अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनाई हैं जो विभिन्न विषयों को देखेंगी और एक साथ वो आगे बढ़ेंगी। तो विपक्षी दलों की जो बैठक के पश्चात तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा, विपक्षी दल किस तरह से अपनी जो एकता को प्रदर्शित करेंगे आने वाले समय के लिए, इस बैठक के पश्चात वह और मजबूती की तरफ दिखाई दी है। क्योंकि अगर हम बात करें, आज तीसरी बैठक थी ये विपक्षी दलों की, तो पहले जब पटना में मीटिंग हुई थी उसमें जितने दल थे उससे ज़्यादा दल 26 दल बेंगलुरु की बैठक में थे और मुंबई की बैठक में 28 दल शामिल हुए। तो लगातार विपक्षी दलों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चित रूप से केंद्र सरकार की और बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जाती हैं और इसलिए वह बीजेपी विपक्षी दलों की जो बैठक है उस पर उनकी लगातार आलोचना कर रही है। कह रहे सवार का गठबंधन है कि सत्ता के लिए सभी ये लोग एकजुट हो रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने लगातार बीजेपी की भी उन्होंने आलोचना की है और वह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, वह तानाशाही तरह से सरकार चला रहे हैं और इस तरह के तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। वहीं जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, हम सबको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट संकेत दिया कि चुनावी तैयारी को लेकर विपक्षी दल लगातार सक्रिय हैं और ज़्यादा कुछ एक्टिव हो गए हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की कयास लोग लगा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अभी तो एक सत्र संपन्न हुआ है और आने वाले समय में दूसरा सत्र भी आने वाला है। ऐसे में ऐसी क्या आवश्यकता केंद्र सरकार के सामने, कौन सी मजबूरी आ गई जो उन्हें 5 दिन का विशेष सेशन बुलाना पड़ा है। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस सत्र के माध्यम से क्या करना चाहती है। कुछ लोग कहना है कि कॉमन सिविल कोड, जो यूनिवर्सल सिविल कोड है, वह केंद्र सरकार ला सकती है। कुछ का कहना है महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है। तो ऐसे तमाम तरह के लोग अलग अलग तरह से अपनी बातों को परिभाषित कर रहे हैं, अपने अपने आकलन कर रहे हैं, अपने अपने अंदेशा वह बता रहे हैं कि किस तरह का मुद्दा संसद में इस जो विशेष सत्र है इसमें केंद्र सरकार ला सकती है। हालांकि बड़ा स्पष्ट रूप से एक विषय सामने आया है जिसमें एक देश एक चुनाव की बात कही गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करें, वह बीच बीच में इस तरह का उल्लेख करते रहे अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में कि एक साथ पूरे देश के अंदर चुनाव होने चाहिए, चाहे विधानसभा और संसद के, लोकसभा के एक साथ चुनाव होने चाहिए। हालांकि इसमें तमाम तरह की दिक्कतें भी कई लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में कई बार सरकारें बीच में गिर जाती हैं या लोकसभा में भी जब गठबंधन की सरकारें होती हैं उसको लेकर भी उनके जो पूरे 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें तमाम तरह की आशंकाएं लोग जताते हैं। इसलिए अगर एक साथ चुनाव की परिपाटी को अगर माने, जो केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विज़न है, जो वे कहते हैं लगातार एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो ऐसे में तमाम तरह की बाधाएँ भी हैं, मुश्किलात भी हैं और केंद्र सरकार इस विषय पर, इस प्रस्ताव पर कैसे आगे बढ़ रही है वह भी अभी उन्होंने देश के सामने रखा नहीं है। विपक्षी दलों की आपत्ति यही है, वह यही कहती है कि इस तरह कोई प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के सामने नहीं रखा है कि उसमें उनके क्या बिंदु हैं, क्या पॉइंट्स हैं और किस तरह से वह इस पर आगे बढ़ना चाहती है। जब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव सामने नहीं होगा, उसके पूरे पॉइंट सामने नहीं होंगे, तो उस पर हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें या कैसे आगे बढ़ें। इसलिए विपक्षी दल और केंद्र सरकार के बीच में इस विषय पर सहमति कहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस तरह का कोई विषय संसद के अंदर लाती है तो उस पर तमाम तरह के अंतर्विरोध हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच में कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए तमाम तरह के अंतर्विरोध दोनों पक्षों के बीच में बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं।
और भी देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार किस तरह से विपक्षी दलों को अपने जो बात है एक देश एक चुनाव के संदर्भ में कैसे उन्हें समझाती है, कैसे बताती है, और विपक्षी दलों का क्या रुख रहेगा। हालांकि जिस तरह से अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि मतभेद बड़े स्तर पर इस विषय को लेकर दोनों पक्षों के बीच में है। हालांकि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बनाया है। साथ ही चर्चा ये है कि अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में जो प्रस्तावित है, जो होना है 2024 के अंदर, वह समय से पहले भी केंद्र सरकार करा सकती है, बीजेपी करा सकती है। उसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं विपक्षी दलों के बीच में चर्चाएं इस बात को लेकर बड़ी गर्म है। और नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा भी है, जो आज उन्होंने भाषण दिया है, कि सबको अलर्ट मोड में रहना चाहिए, केंद्र सरकार किसी भी समय चुनाव करा सकती है। और तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आने वाले समय में जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसमें इंडिया समूह जीतेगा और वह केंद्र में बीजेपी को हरा देगा। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़े मजाकिया अंदाज में जो उनका लहजा होता है उस पर बीजेपी तंज कसा और उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके वह सत्ता में आए हैं, हमने भी उन पर भरोसा कर लिया था। हालांकि उन्होंने मजाक में एक बात कही, लेकिन उस बात के निहितार्थ हैं, अलग अलग मायने हैं कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी के जो वादे थे चुनाव में 2014 के अंदर 15 लाख की बात उन्होंने कही थी, उसको लेकर उन्होंने तंज कसा। तो इस प्रकार सभी नेताओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी की आलोचना करी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सभी दलों की एकजुटता की बात कही, कहा कि बीजेपी डरा रही है सभी को, हम डरने वाले नहीं हैं, हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और बीजेपी को चुनौती देते रहेंगे। राहुल गांधी ने भी फिर एक बार अडानी और चीन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। हालांकि प्रेस वार्ता भी कल उन्होंने की थी, उसमें अडानी का जो मुद्दा जो विदेशी कुछ अखबारों में छपा है अडानी ग्रुप को लेकर, उसको उन्होंने कहा कि कुछ मित्रों के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। तो चीन और अडानी के मुद्दे पर वह लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे, प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहे हैं। तो उन्होंने इस बैठक में भी उनकी तीखी आलोचना की। और साथ ही नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवत सिंह मान, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे, तमाम नेताओं ने अपनी बातें वहाँ रखी। जो प्रस्ताव पारित हुए थे उसको लेकर आदित्य ठाकरे ने उन बिंदुओं को वहाँ रखा, बताया कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया गया है और किस तरह से विपक्षी दल एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, विभिन्न समय जाकर रैलियां करेंगे, अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे। तो इस तरह की जो तमाम कवायद इन 2 दिन के अंदर हुई, उससे बड़ा स्पष्ट ये तो हो गया कि विपक्षी दल एकजुट हैं, वह मजबूती से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो तमाम तरह की ऐसा जताया जा रहा है कि उनके बीच अंतर्विरोध हैं, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सभी पक्षी दल एक साथ इस राय पर आते दिखाई देते हैं कि बीजेपी के सामने विपक्षी दलों का एक ही उम्मीदवार होगा। इस पर उनकी आम सहमति बन चुकी है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर इसका उन्होंने अध्ययन भी कर लिया है कि किस तरह से कौन सी सीट पर कौन सा विपक्षी दल का वहाँ पर उम्मीदवार होगा और सभी विपक्षी दल उसको मिलजुल कर अपना समर्थन देंगे। तो जो मोटा मोटी सहमति उनके आपस में बन गई, सिद्धांत तय हो गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्षी दलों का एक ही उम्मीदवार होगा। तो राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम 60% लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हम यहाँ सब दल बैठे हैं। तो 60% की संख्या बड़ी भारी संख्या है। अगर ये 60% की संख्या वास्तव में एकजुट रहती है, वास्तव में 60% की संख्या जो राहुल गांधी ने अपनी बातों में कही है, अपने वक्तव्य में कही है, अगर वह एकजुट रहती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती विपक्षी दल पेश कर सकते हैं। बीजेपी की चिंता यही है कि विपक्षी दलों की जो एकजुटता है अगर वो कायम रहती है तो निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए बहुत भारी चुनौती यह बन जाएगी। तो उसको लेकर तमाम तरह की बीजेपी भी अपने स्तर से अपनी रणनीतियों को मथ रही है, दोबारा से उसका अध्ययन कर रही है कि किस तरह से वे विपक्षी दलों की जो चुनौती उनके सामने बन गई है, खड़ी हो गई है, उसकी काट के लिए वे क्या कर रहे हैं। तो लगातार बीजेपी भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को तैयार कर रही है, दुरुस्त कर रही है। और जो संसद का विशेष सेशन जो उन्होंने बुलाया उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा इसलिए मजबूत हो गई हैं। क्या आगामी लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं या बीजेपी कोई ऐसा प्रस्ताव वहाँ ला सकती है जो उनके चुनावी एजेंडे के अनुरूप हो? क्या वह चुनाव की दिशा और दशा को तय करने के लिए इस विशेष सत्र का उपयोग करेगी बीजेपी? तो ये तमाम तरह की इस समय सवाल राजनीतिक गलियारों में व्याप्त हैं, चर्चा में मौजूद हैं राजनीतिक लोगों के। हालांकि सब आने वाला समय बताएगा जब 18 से 22 सितंबर के बीच में जो विशेष सत्र जो केंद्र सरकार ने बुलाया है, जब वह तारीखें आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि इस सत्र के को बुलाने का क्या उनका उद्देश्य है केंद्र सरकार का, इसके अंदर वह कौन से ऐसे प्रस्ताव ला रही है, कौन से ऐसी चीज़ों को सामने ला रही है जिससे कि आने वाले समय है देश की राजनीति का, वह उसको निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। और जिस तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी, जिनका एक उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव को साथ ही जो 5 विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में उसमें वह कैसे बीजेपी की जीत सुनिश्चित करें, उसको लेकर वह भी तमाम रणनीतियाँ बना रहे हैं और विपक्षी दल भी तमाम रणनीति बना रहे हैं। कहा जाता है कि आगामी 5 विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती हैं, इसलिए बीजेपी की जो चिंताएं वह लगातार बढ़ रही हैं। तो मीडिया भी लगातार इन बातों को सामने रख रहा है कि किस तरह से दोनों विपक्षियों, सत्ता पक्ष और विपक्षी दल कि कैसे अपनी रणनीतियों को सामने रख रहे हैं, कैसे मजबूती से एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं।
हालांकि सब आने भविष्य गर्भ में सवाल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाला जो समय राजनीति का, देश की राजनीति का बड़ा गर्म होने जा रहा है। और सितंबर का महीना है, ये महीना वास्तव में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और सितंबर के महीने में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय राजनीति की दिशा किधर जा रही है और उसकी दशा कैसी होने जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों ही बड़ी मजबूती से अपने को सामने ला रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रख रहे हैं। और एक दूसरे के प्रति जो उनका रवैया है, जो उनकी नीतियाँ हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं एक दूसरे के प्रति, वह भी सामने बड़े स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएंगे। किस तरह से विपक्षी दल केंद्र सरकार को, बीजेपी को चुनौती देने के लिए खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी भी विपक्षी दलों की जो उनकी चुनौती है उसको कम करने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। आने वाला समय सब बड़ा स्पष्ट करेगा और हम सभी भी इन बातों पर नज़र रखें हैं और लगातार हम आपको समय के अनुसार इस चीज़ के अपडेट भी करते रहेंगे कि बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच किस तरह की आपस की राजनीतिक लड़ाई सामने आएगी, किस तरह से राजनीति में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए दोनों पक्ष जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और हम सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।